नेक्स्ट आगे हम देखेंगे स्केल के बारे में। स्केल होता क्या है? तो स्केल आपका होता है रेशियो किसका मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का। ठीक, स्केल को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। इसी पे एक आता है आपका RF, है ना, आपने RF सुना होगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये इस पे क्या होता है कि दोनों साइड की यूनिट जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड की यूनिट को सेम करके या तो रेशियो के फॉर्म में लिखते उसको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? RF बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बोथ साइड सेम यूनिट, दोनों साइड की यूनिट सेम होगी। ठीक है, ये स्केल को शो करता है। जैसे यदि RF की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्केल की वैल्यू भी क्या है हमारी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे RF बढ़ेगा वैसे वैसे स्केल भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो स्केल और RF सेम ही चीज़ है। जैसे यदि हमने यहाँ पर मैप डिस्टेंस को जिस पर लिखा है, उस सेम यूनिट पे हमने किसको रखा हुआ है? ग्राउंड डिस्टेंस को भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो RF बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको स्केल दिए रहेंगे आपको और बोलेगा इनमें से कौन सा लार्ज है या कौन सा स्मॉल है ना। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास दो स्केल है, एक आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ और एक आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है। इसमें से आपसे पूछ लेगा कौन सा स्केल लार्ज है या कौन सा स्केल जो है आपका वो स्मॉल है। तो आप यहाँ पर देखो, आप यदि इससे आपने क्या किया, मैंने क्या बोला? RF क्या होता है? दोनों यूनिट को सेम रखना। मतलब ऊपर जो यूनिट है, ऊपर भी मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा और नीचे वाली जो यूनिट है मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो क्या हो गया आपके पास? 500 सेंटीमीटर में आ गया। ऐसे यदि हम इसकी बात करते तो ये मीटर को हमने क्या कर लिया? सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, है ना। तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/50,000। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा 5000, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब इन दोनों में से यदि हम बात करूं, इन दोनों में से कौन सा स्केल हमारा बड़ा है, तो आपको ये याद रखना है कि जब नीचे ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये यदि ये वैल्यू आपके, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की ना, वैसे आपको भूल जाता है, तो आप इसको ट्रिक के सहायता से ऐसे याद कर सकते हो। नीचे जो डेटा लिखा हुआ है, यदि वो डेटा आपका क्या है? आपका ज़्यादा है ना। जो ये नीचे, जैसे ये 5000 लिखा है, 500 लिखा है, यदि जो नीचे डेटा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? आपकी ज़्यादा है, तो आपका जो RF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। जो आपका स्केल है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब इन दोनों को कंपैरिजन में, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला स्केल क्या आपका? छोटा है। अब यहाँ पर देखो, ये वाली वैल्यू 500 जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है? हमारी कम है, तो यहाँ पर RF की वैल्यू क्या है? आपकी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। मतलब क्या है? एक ही चीज को, इस 1 सेंटीमीटर उसको 5000 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 5000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो RF की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस पर क्या है? एक ही सेंटीमीटर को 500 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो RF की वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। तो स्केल हमारा ये वाला क्या है? आपका बड़ा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है कि मैप क्या होता है और इस प्लान क्या होता है। तो आपने देखा होगा, आपने कभी भी कोई बिल्डिंग सुनी तो आपने बिल्डिंग का क्या बनाया होगा? प्लान बनाया होगा। जबकि आप यदि वर्ल्ड देखते हो तो वर्ल्ड में आप क्या देखते हो? आपने वर्ल्ड का कभी भी क्या प्लान बनाया है क्या? नहीं, उसका हमेशा क्या बनाते हो? मैप बनाते हो। तो आप बोल सकते हो मैप क्या होता है? मैप आपका स्मॉल स्केल होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं प्लान क्या होता है? आपका लार्ज स्केल होता है ना। जैसे मैप की यदि हम बात करें तो किसी भी कंट्री का मैप बनाते हो, वर्ल्ड का मैप बनाते हो। जबकि जो प्लान बनाते हो आप किसी बिल्डिंग का या किसी साइट का, आप क्या करते हो? प्लान बनाते हो। तो बेसिकली है क्या? प्लान आपका होता है लार्ज स्केल, है ना, और मैप क्या होता है? आपका स्मॉल स्केल। ठीक, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है, नोट के फॉर्म में इसको याद रखना है। स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉ ऑन द मैप। किसी भी मैप में जो छोटी से छोटी लेंथ ड्रॉ की जा सकती है वो कौन सी ड्रॉ की जा सकती है? कितने mm की? 0.25 mm की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो क्या है? टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास वैसे तो होते हैं, वर्नियर स्केल होता है हमारे पास, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं श्रंक स्केल होता है, एक्सटेंडेड स्केल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल बेसिकली होता क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चाहे हमारा जो मैन स्केल है वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दे पा रहा है या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पा रहा, तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? उसमें और स्मॉलेस्ट यूनिट का एक स्केल लगाएंगे जिसको अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो बेसिकली वर्नियर स्केल है क्या? सेकेंडरी यूनिट ऑफ मैन स्केल। मैन स्केल की जो सेकेंडरी यूनिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। जनरली आपने फिजिक्स में 11th-12th में आपने वर्नियर स्केल देखा ही होगा। इसका यूज क्या है? सॉरी, फॉर मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे मिलेगा? मैन स्केल की जो रीडिंग होगी प्लस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी, दोनों को अपन ले लेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब किस तरीके से लेंगे? मैन स्केल की जो भी रीडिंग आई होगी प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है? किसी भी स्केल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक, अब जो आपका वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल आपका जनरली दो प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट वर्नियर होता है, एक रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है ना। बहुत सी बुकों में डबल
वर्नियर भी है, तो आप चाहो तो सिर्फ इनको याद रख सकते हो, डायरेक्ट वर्नियर याद रख सकते हो और रेट्रोग्रेड वर्नियर याद रख सकते हो। अब इस पर जो आपको मेन पॉइंट, अभी अपन डिटेल से तो पढ़ नहीं रहे हैं, अपन को सिर्फ जो पॉइंट है वो याद रखना है ना। इस पर ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको सिर्फ इतना समझो। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है कि मैन स्केल में जो सेम डायरेक्शन में मूव होता है ना, मैन स्केल में जो सेम डायरेक्शन में मूव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल, ठीक है। अब जब ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा मैन स्केल के, ठीक है। इस पे आपको याद रखना है V क्या है, V आपका डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है ना, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है ना। तो इस पे आपको याद रखना है डायरेक्ट वर्नियर में जो फॉर्मूला निकल के आते हैं, फॉर्मूला IMP है NV = N-1 × S। इस पे यदि बात करोगे, इस पे क्या है, सेम डायरेक्शन में, जैसे आपने मैथ्स किया होगा तो मैथ्स में क्वेश्चन किया होगा, सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, N+1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मल्टीप्लाई S तो दोनों साइड है ना। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, S क्या है, डिवीजन ऑफ मैन स्केल है, और V क्या है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। इसके बाद आपसे एग्जाम में एक्सटेंडेड वर्नियर भी पूछ लिया जाता है, तो एक्सटेंडेड वर्नियर में आपको याद रखना 2N-1 × S फॉर्मूला याद रखना। LC मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है, मैन स्केल की रीडिंग S डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। या तो आप जो भी वैल्यू बड़ी है वर्नियर स्केल की, डिवीजन्स बड़े हैं, या आप बोल सकते हैं कि आपके S की वैल्यू बढ़ी है, तो उस हिसाब से भी आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, V-S या S-V करके, ठीक। यहाँ पे जो आपके अभी ये जनरली ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, या ESE वगैरह में पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ पर इसका या तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, या इस पे आपसे डायरेक्शन पूछ लेगी, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केल है, एक आपके पास श्रंक स्केल या एक्सटेंडेड स्केल। श्रंक स्केल नाम से समझ में आ रहा है, कोई स्केल था हमारे पास, वो क्या हो चुका है, श्रंक हो चुका है ना। तो श्रंक स्केल यदि आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे ओरिजिनल स्केल से इसको, ठीक है, ओरिजिनल स्केल ऑफ RF, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है श्रिंक फैक्टर कितना लेना है हमको। श्रिंक फैक्टर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रिंक लेंथ डिवाइड बाय क्या कर दोगे, ओरिजिनल लेंथ। अब श्रिंक, अब जो वैल्यू कम हो गई, ओरिजिनल से हमेशा वैल्यू क्या होगी, श्रिंक मतलब वैल्यू का सिक्योर जाएगी, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऊपर वाली जो वैल्यू हमेशा कम आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड मतलब आप क्या हो गया, आपका ओरिजिनल स्केल से वैल्यू क्या होगी, एक्सटेंड हो चुकी है। तो एक्सटेंडेड स्केल यदि आप निकालना चाहते हो तो एक्सटेंडेड फैक्टर मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, जो भी आपका RF है ओरिजिनल स्केल को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर EF क्या हो जाएगा, मतलब एक्सटेंडेड फैक्टर क्या निकल के आएगा, एक्सटेंडेड फैक्टर निकल के आ जाएगा एक्सटेंडेड लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब एक्सटेंडेड लेंथ की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ से हमेशा बड़ी होगी, तो आपका एक्सटेंडेड लेंथ क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा 1 से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजर, अब आपने क्या किया, आपने गलत तरीके से एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजर स्केल, गलत स्केल मेजर किया, तो उस कंडीशन में हमको यदि करेक्टेड लेंथ निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत आसान फार्मूला है, करेक्टेड लेंथ डिवाइड बाय RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय करेक्टेड स्केल, इसको मल्टीप्लाई कर देना मेजर्ड लेंथ के साथ, ठीक है। यदि एरिया पूछेगा तो आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना और यहाँ पर मेजर्ड एरिया लेना है। यदि वॉल्यूम पूछेगा तो यहाँ पर क्यू कर देना और यहाँ पर मेजर्ड वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, देखने को मिलते हैं ना। जैसे यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ग्राफिकल स्केल जो होता है, ग्राफिकल स्केल ऑफ द मैप इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, है ना। श्रिंकेज के कारण आपका ऐसा कौन सा स्केल है जो कि आपका इफेक्टेड नहीं होता, तो आपका कौन सा होता है, ग्राफिकल स्केल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जब भी आप कहीं पे भी सर्वेयर का काम कर सर्वे का काम कर रहे होते हैं, तो जब जो आपके मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जब आप उनको मेजर करोगे तो उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ प्रिसीजन लो होना चाहिए, या बोलते हैं कि जो मेजर करते हैं उस टाइम पर जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन होता है वो लो होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं माइनर कंट्रोल पॉइंट में, माइनर कंट्रोल जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनके लिए आपको जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन लेना पड़ता है वो हाई लेना पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे स्केल पब्लिश करती है। जैसे यदि हम ये स्केल भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे टोपोसीट के लिए जो स्केल होता है 1/50,000 होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं प्लेन मैप के लिए जो स्केल होता है आपका 1/25, या बोल सकते हैं 1/25,000 से आप बोल सकते हैं 2,50,000। ऐसे यदि हम बात करते हैं जियोडेटिक मैप के लिए, तो जियोडेटिक मैप के लिए भी आप याद कर सकते हो। लैंड सर्वे के लिए आप याद कर सकते हो, है ना, जिस पर से आपको लैंड सर्वे के लिए तो आपको डेटा याद रखना चाहिए और प्लेन मैप के लिए आपको डेटा याद रखना चाहिए। उसके बाद टोपोसीट के लिए भी आपको डेटा जो है वो याद रखना चाहिए। जियोडेटिक मैप तो आप कब देख रहे हो बहुत सारी वैल्यू, तो इसको आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका यदि बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे को जो परफॉर्म करती है वो कौन करता है, बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है ना। तो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है, आपके देहरादून पर, ठीक है। एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे
या जब आपने डिप्लोमा किया था तो उस टाइम पे भी आपने क्या किया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने क्या किया, डिफरेंट टाइप के स्केल बनाए, लीनियर स्केल बनाए होंगे, डायगोनल स्केल बनाए होंगे। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है डायगोनल स्केल में कितनी यूनिट होती है, तो 3 यूनिट आपको पता है कि 3 यूनिट को अपन डायगोनल स्केल की सहायता से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्केल यूज इन डिफरेंट वर्क, अलग अलग वर्क के लिए क्या स्केल यूज किया जा सकता है। जैसे यदि आप बिल्डिंग सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपका स्केल होता है 1/1000 होता है। टाउन प्लानिंग की यदि बात कर रहे हो तो 1/5000 होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे की बात कर रहे हो तो 1/25,000 होता है। और यदि रूट सर्वे की बात कर रहे हो तो 10,000 होता है, 1 है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास होता है वर्क ऑफ सर्वे। जो भी सर्वेयर होता है उसके पास कौन कौन से काम होते हैं, तो उसको एक तो फील्ड का काम करना होता है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑफिस का काम भी उसी को करना है। और यदि जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है यदि वो कहीं से खराब हो जाए तो उसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है और उसकी केयर करनी है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास होता है जो आप सर्वे कर रहे हो तो सर्वे किस सीक्वेंस में आप करते हो, तो नेम ऑफ सर्वे और इस साइड इसका लिखा हुआ पर्पस। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले तो मैप सर्वे करोगे। मैप सर्वे के बाद या तो यहाँ पे मैप नहीं लिखा मैंने क्योंकि उस पर ज़्यादा है नहीं। यदि सीक्वेंस पूछेगा तो सीक्वेंस आपको याद रखना, सीक्वेंस से सबसे पहले कौन सा आता है, मैप सर्वे आता है। आप सीधे सीधे से याद रखना MRP, है ना। MRP किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हो तो उसका MRP देखते हो ना, तो उसी सीक्वेंस को आपको याद रखना, मैप सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे और प्रीलिमिनरी सर्वे। और लास्ट में आपका जो बचेगा वो आपको लोकेशन सर्वे आ जाएगा। तो रिकॉग्निशन सर्वे में आप क्या करते हो, बेसिकली रिकॉग्निशन सर्वे में आप जो भी रूट्स हैं किसी भी चीज़ को यदि आप बना रहे हो तो कौन से फिजिबल्स रूट्स होंगे उनके बारे में आप जानकारी लेते हो और आपका ये बेसिकली एक रफ एस्टिमेशन बनके तैयार होता है रिकॉग्निशन सर्वे में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे, तो प्रीलिमिनरी सर्वे बोल सकते हैं कि आपका जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो प्रीलिमिनरी सर्वे के अंतर्गत होगा। इस पर आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट निकल के जाती है प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट आपकी लोकेशन सर्वे, अब आपका जो है काम पूरी तरीके से अब जो है स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट द एक्चुअल वर्क ऑन द साइट। अब साइट में आप काम कर सकते हो पूरी तरीके से, थियोडोलाइट और लेवलिंग वगैरह, लेवलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब ले जाके, है ना। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सर्वेइंग का वो हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है।